हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल दो दे आर विजन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली साउथ कोरियन फिल्म एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है लव इन द बिग सिटी, जो रिलीज हुई थी 2024 में। इस फिल्म में नो सैंग ह्योन ने निभाया है ह्योंग सू का किरदार, एक शांत और गहराई से भरा इंसान। और हमारी फीमेल लीड है स्टनिंग किम गो इन, जो बनी है जेही, एक बेबाक, फियरलेस और दिलचस्प लड़की। आईएमडीबी पर इस फिल्म को 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और विकी पर इसे मिला है 9.6 आउट ऑफ 10। लेकिन यकीन मानिए, इस कहानी की असली ताकत नंबरों से कहीं ज्यादा है। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटीज की, जिन्हें जोड़ती है एक अनोखी और गहरी दोस्ती। हमारी फीमेल लीड अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती है, सोसाइटी के जजमेंटल रूल्स को मानने से साफ इनकार करती है। और हमारा मेल लीड वो नहीं है जिसे दुनिया नॉर्मल कहती है, और यही बात उसे खास बनाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग आपके लुक्स, आपके इंटरेस्ट्स और आपके बिहेवियर से आपको जज करते हैं। जहां अगर आप सोसाइटी के सो कॉल्ड स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होते तो आपको आसानी से निशाना बनाया जाता है, वहां ये दो लोग एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। तो बिना किसी और इंतजार के चलिए डूबते हैं एक ऐसी फिल्म में जो नॉर्म्स को चैलेंज करती है, इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करती है और एक ऐसी दोस्ती को दिखाती है जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी है। कहानी की शुरुआत होती है एक रूफटॉप टेरेस से। जय ही, जो एक सफेद वेडिंग गाउन में तैयार है, छत के किनारे खड़ी है, गहरे ख्यालों में खोई हुई। वो सिगरेट का एक कश लेती है और शहर की ओर नजरें टिकाए खड़ी रहती है। तभी हुंगसू चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं, वो मुस्कान जिसमें सालों की वार्मथ और शेयर्ड मेमोरीज छुपी है। जैसे ही उनकी नजरों का मिलना होता है, स्क्रीन धीरे धीरे फेड होती है और हम पहुंच जाते हैं उनके कॉलेज के दिनों में, जब दोनों अपनी 20s में थे। पहला सीन में एक कॉलेज बस आकर रुकती है। जय ही अंदर चढ़ती है, पूरी लाइफ और एनर्जी से भरी हुई। क्लासरूम में वो अलग ही शाइन करती है, स्पेशली फ्रेंच में। उसकी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस देखकर उसका फ्रेंच प्रोफेसर भी क्लियरली इम्प्रेस्ड हो जाता है। दूसरी तरफ ह्योंग-सू है, बिल्कुल शांत, रिजर्व्ड और सोशली दूर दूर रहने वाला। वो अपने में ही रहता है और लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता। अगले दिन क्लास के बाद ग्रुप चैट में जेही को लेकर काफी डिस्कशन हो रही होती है। कुछ लड़के उसे अट्रैक्टिव मानते हैं और सोचते हैं कि उसका बोल्ड नेचर, मतलब वो इजीली अवेलेबल होगी। वहीं लड़कियां जेलस होती हैं, उन्हें बुरा लगता है कि जेही इतनी जल्दी पॉपुलर हो रही है। उसी रात एक नाइट क्लब में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। जेही एक सुनसान जगह से गुजर रही होती है और एक ऐसा सीन देखती है जो उसे चौंका देता है। हिंगसू अपने फ्रेंच मेल प्रोफेसर को पैशनेटली किस कर रहा होता है। वो जोर से हंसती है, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, शौक में। और उसी पल उसे यकीन हो जाता है कि जो वो सोच रही थी वो सही था। अब बात साफ हो जाती है, हिंगसू लाइक्ड मैन। हिंगसू, जो हमेशा से जजमेंट से डरता था, अपनी सेक्सुअलिटी को एक सीक्रेट की तरह छुपाकर रखता आया था। अगली सुबह गॉसिप पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल जाती है। कोई कहता है उसने एक प्रोफेसर को एक लड़के के साथ नाइट क्लब में देखा और वो लड़का बिल्कुल हिंगसू जैसा दिख रहा था। लोग बातें बनाने लगते हैं और हिंगसू विजिबली परेशान हो जाता है। तभी जे ही कैजुअली उसके पास आती है और उसे एक लाइटर थमाते हुए कहती है, तेरा सोते हुए चेहरा कल रात बहुत फनी था। उसकी बोल्डनेस और मजाकिया अंदाज से क्लासमेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद उन्होंने गलती से कुछ और ही सोच लिया था, और शायद हेंगसू ने रात जेही के साथ बिताई थी। हेंगसू लाइटर को देखते हुए सोच में पड़ जाता है, कौन है यह लड़की जो इतनी फियरलेस है और जिसने उसकी रेप्यूटेशन बचा ली। जेही पहले से ही स्कूल में मशहूर थी। हर रात क्लब जाना और हर महीने नया बॉयफ्रेंड होना, ये उसके बारे में आम बातें थी। मगर उसने कभी किसी बात की परवाह नहीं की, ना सोसाइटी की और ना ही अपनी इमेज की। एक दिन स्कूल फोरम पर एक लड़की की चेस्ट की फोटो डाली जाती है। लड़के क्लेम करते हैं कि वो जेही की है। कोई उसका साथ नहीं देता।
सिवाय हैंगसू के। वो इन लड़कों को झूठ फैलाने पर डिस्कस्टिंग कहता है। फिर जे ही कुछ ऐसा करती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो क्लास में ही अपनी शर्ट उठाकर सबको दिखा देती है कि फोटो उसकी नहीं थी। ये उसका सबसे बोल्ड जवाब था, अपनी सच्चाई को साबित करने का। धीरे धीरे ये दोनों आउटसाइडर्स, एक जिसके पास कई सीक्रेट्स थे और दूसरी जो बिल्कुल ओपन और फियरलेस थी, एक दूसरे की तरफ खिंचते चले गए। और फिर वो बन गए बेस्ट फ्रेंड्स। एक रात जयही ने ह्यूंगसू से कहा, बस खुद बन के रहो, मैं तुझे कभी अलग नहीं समझती। उसने बताया कि वो फ्रांस में रही है। ह्यूंगसू ने पूछा, क्या वहाँ लोग होमोसेक्सुअलिटी को लेकर जजमेंटल नहीं होते? जयही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इडियट्स हर जगह होते हैं, बस फ्रांस में थोड़े कम हैं। ह्यूंगसू के उलट जयही को कभी किसी की परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो खुलकर प्यार करती थी, अपने लिए सुंदर कपड़े खरीदती थी और खुद को खूबसूरती से सजाती थी। उसे सबसे ज़्यादा डर इसी बात का था कि कहीं वो अपने दिल की बात वक्त रहते पूरी न कर पाए। इसलिए उसने कभी भी रूमर्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन ह्यूंगसू अलग था। वो डरता था कि कहीं उसकी सेक्सुअलिटी सबके सामने ना आ जाए, और इसी डर में वो उसे छिपाने की बहुत कोशिश करता था। एक कॉलेज इवेंट में उसकी मुलाकात सूहो नाम के एक लड़के से होती है। पहली नज़र में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सूहो बहुत एक्सप्रेसिव था, अपने फीलिंग्स को फिजिकल जेस्चर्स से एक्सप्रेस करता था। ह्यूंगसू भी वैसा ही महसूस करता था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा डर छिपा हुआ था। सूहो एक रियल, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता था, ऐसा रिश्ता जो ओपन और स्टेबल हो। लेकिन ह्यूंगसू उसे ये नहीं दे सकता था। उसका डर उसे खुद के अंदर ही कैद रखता था। वो इस रिलेशनशिप को दुनिया के सामने नहीं ला सकता था, और पूरी दुनिया में वो सिर्फ एक इंसान के पास खुद को सेफ महसूस करता था, जेही। जेही भी उस वक्त अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रही थी। उसका बॉयफ्रेंड बाहर से एकदम परफेक्ट लगता था, पोलाइट, रिस्पॉन्सिबल और डिपेंडेबल, लेकिन अंदर से वो बस एक जिद्दी मम्मी का लाडला था। जब जेही को उसकी सच्चाई पता चली तो उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया। उसी रात जब वो लॉन्ड्री उठा रही थी, उसे लगा कोई उसे देख रहा है। एक आदमी अंधेरे में खड़ा था और उसे घूर रहा था। उसका दिल डर से जम गया, लेकिन तभी ह्यूंगसू वहां आ गया और उस आदमी का पीछा करके उसे पकड़ लिया। फिर दोनों उसे पुलिस के पास ले गए। पहली बार जेही ने खुद को ट्रूली प्रोटेक्टेड महसूस किया। जेही की सेफ्टी को लेकर वरीड होकर ह्यूंगसू ने उसके साथ रहने का फैसला किया। दोनों ने एक को लिविंग अग्रीमेंट साइन किया और साथ रहने लगे, लवर्स की तरह नहीं, बल्कि कुछ और गहरा, फ्रेंड्स, हाउसमेट्स और सोलमेट्स की तरह। वो रातों में साथ मूवीज़ देखते, साथ पढ़ते, खाना, कपड़े और सीक्रेट शेयर करते। उनके बीच कोई दीवार नहीं थी। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। उन्हें खुद पता नहीं चला कब एक साल बीत गया, जैसे एक छोटा सा परिवार बन गया हो। लेकिन सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे टेंशन बनने लगी, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, ज़्यादातर अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को लेकर। जेही का नया बॉयफ्रेंड हर लड़की की पोस्ट लाइक करता था, जो उसे बहुत अजीब लगता था। जब उसने उसे सामने से पूछा तो वो मुस्कुराया और बोला कि वो लड़की उसकी बहन है। उसने जेही की तारीफ की और कहा कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जेही ने चाहा कि वो उस पर भरोसा करे, और एक पल के लिए किया भी। लेकिन एक दिन क्लब के एक इवेंट में उसने उसी लड़की को सामने देख लिया और उसे इंस्टेंटली समझ आ गया कि ये उसकी बहन नहीं, बल्कि उसकी रियल गर्लफ्रेंड थी। जब जेही ने अपने बॉयफ्रेंड को कन्फ्रंट किया तो उसने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि वो उस लड़की को डिफेंड करने लगा और जेही को नीचा दिखाने लगा। उसने कहा कि कोई भी मर्द उसे कभी सीरियसली नहीं लेगा। उसने उसे डर्टी रैग तक कह दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बोल्ड कपड़े पहनती है और उसके कई ब्रेकअप्स हुए हैं। उसके शब्दों ने जेही को अंदर से तोड़ दिया। टूटे हुए दिल और गुस्से में जेही ने हंगसू को कॉल किया और उसे एक बार में मिलने को कहा। उसे बस एक फ्रेंड चाहिए था जो उसे थोड़ा चीयर अप कर दे। लेकिन हंगसू भी अपनी ही लड़ाई लड़ रहा था। एक रात पहले सूहो ने उसे कहा था कि चलो एक गिटार क्लब ज्वाइन करते हैं। ह्यूंगसू ने भरोसा कर लिया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि वो असल में एक LGBTQ राइट्स ग्रुप था। वो डर गया।
वो अभी भी रेडी नहीं था ओपनली सामने आने के लिए। जैसे ही वो वहां से निकलने की सोच रहा था, अचानक कुछ ट्रबल मेकर्स ने ग्रुप के बूथ को डैमेज कर दिया। ह्यूंग सू वहीं रुक गया और सू हो की मदद करने लगा, लेकिन इसी दौरान उसे बुरी तरह मारा गया। इसी वजह से वो जय ही से मिलने नहीं आ पाया। जय ही को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बार में अकेली बैठकर उसका इंतजार करती रही। थकी हुई, टूटी हुई और इमोशनल हालत में उसने गलती से किसी अजनबी का स्पाइक्ड ड्रिंक पी लिया, और उसी हालत में उसने एक बड़ी गलती कर दी, कुछ ऐसा जो अगली सुबह उसे शर्मिंदा कर रहा था। वो गुस्से और गिल्ट में घर लौटी। जब उसने देखा कि दरवाजे के पास रखा कचरा अभी भी वही था जिसे ह्यूंग सू ने फेंकने का वादा किया था, तो वो फट पड़ी। मगर असली गुस्सा ट्रैश पर नहीं था, वो तो उस दर्द पर था जो ह्यूंग सू के ना आने से हुआ। ह्यूंग सू, जो खुद भी दर्द में था, गुस्से में बोल पड़ा। उसने कहा कि जे ही कभी सफाई नहीं करती, हर जगह बाल छोड़ देती है। उनका झगड़ा बढ़ गया। ह्यूंग सू ने दरवाज़ा जोर से बंद किया और बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने जे ही के रोने की आवाज़ सुनी, वो रुक गया। वो वापस मुड़ा, परेशान होकर पूछा, क्या हुआ? जब जे ही ने उसके चेहरे पर ब्रूजेस देखे, उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघल गया। उसने सॉफ्टली पूछा, ये क्या हुआ? अब चिंता गुस्से की जगह ले चुकी थी। दोनों साथ बैठे खाना खाया, बिना कुछ बोले। धीरे धीरे सब शांत हो गया। उस रात उन्होंने अपने वो किस्से एक दूसरे से शेयर किए जो किसी और को कभी नहीं बताए थे। ह्यूंग सू ने बताया कि उसकी माँ जानती थी कि उसे लड़के पसंद है। उसने कुछ नहीं कहा, बस हर रात चर्च जाने लगी और उसके कमरे में बैठकर चुपचाप प्रार्थना करती थी कि शैतान निकल जाए। उसने कहा, मैं मरना नहीं चाहता, बस जीना चाहता था। जे ही ने बताया कि मिडिल स्कूल में एक बार उसे दूध का कार्टन ड्रॉ करना था। बाकी सबने बिल्कुल परफेक्ट फुल कार्टन्स बनाए। उसने एक क्रश्ड वाला बनाया। सब उस पर हंसे। उससे इतना बुली किया गया कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। वहीं उसने सीखा, जो अलग होता है लोग सबसे पहले उसी पर वार करते हैं। इन बातों को बांटने के बाद दोनों पहले से भी ज्यादा करीब आ गए। अगली सुबह ह्यूंग सू ने अपने हाथ पर एक टैटू देखा। जे ही के पास भी वैसा ही एक था। तभी उन्हें याद आया, पिछली रात वो दोनों नशे में एक टैटू शॉप गए थे और हंसते हंसते एक जैसे टैटूज बनवा लिए थे। उस रात नशे में धुत और बेपरवाह उन्होंने एक दूसरे के नाम का टैटू बनवाया था और वादा किया था, हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। कुछ ही समय बाद जे ही को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ह्यूंग सू उसके साथ हॉस्पिटल गया, लेकिन वहां सपोर्ट मिलने की बजाय डॉक्टर ने उसे डांट दिया और उसकी प्रेगनेंसी का ब्लेम उसके लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट पर डाल दिया। जे ही शौक में बाहर भागी, एक अंधी गली में बैठकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आया कि दुनिया इतनी जजमेंटल और बेरहम क्यों है। ह्यूंग सू ने बस चुपचाप उसे अपने सीने से लगा लिया, बिना कुछ कहे, बस उसके साथ। उस दिन के बाद वो बदल गई। उसने अपनी बिखरी हुई डेस्क साफ की, पढ़ाई पर ध्यान दिया और जॉब ढूंढनी शुरू की, जैसे वो किसी ऐसे वर्जन में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट कर सके। कुछ वक्त बाद ह्यूंग सू आर्मी के लिए चला गया। उसके बिना कॉलेज एकदम खाली लगने लगा। जे ही ने फैसला लिया कि वो ऑस्ट्रेलिया जाकर इंग्लिश सीखेगी। सालों तक उन्होंने पोस्टकार्ड्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्शन बनाए रखा। दूरी ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया। जे ही जब ग्रेजुएशन के बाद वापस कोरिया लौटी तो उसे एक मार्केटिंग जॉब मिल गई। ह्यूंग सू ने आर्मी कंप्लीट की और फिर उसी पुराने छोटे से अपार्टमेंट में वापस आ गया। लेकिन अब सब कुछ वैसा नहीं था। जे ही अब वो बेफिक्र लड़की नहीं रही थी। वो हमेशा थकी हुई रहती, सिर्फ डेडलाइंस और ऑफिस के टफ बॉसेस की बातें करती थी। ह्यूंग सू भी बदल रहा था। अब वो एक डिग्री के लिए पढ़ रहा था और जॉब सर्च कर रहा था। इस बीच जे ही एक लॉयर को डेट करने लगी थी। दूसरी तरफ ह्यूंग सू और सूहो के बीच डिस्टेंस बढ़ने लगा था। सूहो अब ओपनली जीना चाहता था। वो रेडी था सबको बताने के लिए, लेकिन ह्यूंग सू नहीं। जब सूहो ने कहा कि वो अपने पेरेंट्स को सब बताएगा, ह्यूंग सू डर गया और उसने उल्टा उसे ही ब्लेम कर दिया कि वो उसकी फीलिंग्स नहीं समझता। जय ही भी धीरे धीरे खुद को खो रही थी। वो शॉपिंग करने जाती, पुराने पसंदीदा कपड़े देखती, पर अब खरीदती नहीं। वो ऑफिस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थे।
या फिर उसके बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आते। एक दिन उसने ह्यूंग सू से कहा, जल्दी सेटल मत हो, अपने सपनों के पीछे भागो। ह्यूंग सू राइटर बनना चाहता था, लेकिन सपने रेंट नहीं चुकाते, तो उसने एक सेफ रास्ता चुना। वो सब्जेक्ट पढ़ने लगा जिसे वो पसंद नहीं करता था, और उन जॉब्स के लिए अप्लाई करने लगा जिनमें दिलचस्पी नहीं थी। एक रात सबवे से घर लौटते वक्त जय ही ने एक औरत को देखा, बिल्कुल उसकी तरह कपड़े पहने, थकी हुई, चुपचाप बैठी। शीशे में उसे अपना रिफ्लेक्शन नजर आया। उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई थी। वो भी थक चुकी थी और बदल चुकी थी। उसी रात उनका हीटर खराब हो गया। ठंड से बचने के लिए दोनों ने एक ही बेड शेयर किया। अगली सुबह हमेशा की तरह जय ही प्लेफुली हंग सू की पीठ पर चढ़ गई, लेकिन उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड कमरे में आ गया। वो गुस्से से पागल हो गया और हंग सू को पंच कर दिया। जय ही ने उसे बचाने की कोशिश में चिल्ला दिया, ही इज गे। उसका बॉयफ्रेंड चौंक गया, पीछे हट गया। उसने हंग सू को फ्रीक कहा और जय ही से कहा कि उसे घर से निकाल दे। जवाब में जय ही ने चुपचाप अपनी एंगेजमेंट रिंग उतारी और रिश्ता खत्म कर दिया। लेकिन हंग सू टूट गया। उसे लगा जय ही ने उसका सबसे बड़ा सीक्रेट बिना उसकी परमिशन के सबके सामने खोल दिया। वो गुस्से में था और बहुत हर्ट भी। उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। जय ही ने बहस की, जो तुम हो उसे छुपाकर रहना असल में जीना नहीं है। उनकी लड़ाई बहुत बढ़ गई। हंग सू एक सूटकेस लेकर घर छोड़ गया। उस रात जय ही अकेले बैठी डिनर कर रही थी। टीवी चल रहा था, पर उसमें कोई खुशी नहीं थी। ह्यूंग सू अपने कमरे में बैठा वो लाइटर देख रहा था जो जय ही ने उसे गिफ्ट किया था। एक शाम उसने आखिरकार अपनी माँ को सब कुछ बता दिया, वो सब जिसे उसने सालों से छुपा रखा था। लेकिन उसकी माँ सब जानती थी। बाद में ह्यूंग सू को एक पुराना मूवी टिकट मिला, एक फेमस LGBTQ फिल्म का। उसकी माँ ने वो टिकट आज तक संभाल कर रखा था। वो छोटा सा इशारा उसे पहली बार देखे जाने का एहसास दिलाता है। ह्यूंग सू ने खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। वो वापस उस LGBTQ ग्रुप में गया जिससे पहले डरता था। वहाँ उसकी मुलाकात सू हो से फिर हुई, लेकिन सू हो अब आगे बढ़ चुका था। उसका नया बॉयफ्रेंड था। ह्यूंग सू ने अपना दुख छुपाते हुए उसे वो पेयर ऑफ शूज गिफ्ट कर दिए जो कभी उनके रिश्ते की शुरुआत थे। अब वो गुड बाय का सिंबल बन गए थे। उधर जय ही आज भी उसी पैशन से सही के लिए खड़ी हो रही थी। एक दिन ऑफिस में किसी ने होमोफोबिक जोक मारा। उसने वही उसका मुंह बंद कर दिया। उस रात जब उसने घर की लाइट ऑन देखी तो खुशी हुई। सोचा ह्यूंग सू लौट आया है, लेकिन अंदर उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। उसने जय ही पर चीटिंग का इल्जाम लगाया और फिर उस पर हमला कर दिया। घबराई और जख्मी जय ही भागती हुई बाहर निकली। सड़क पर खड़े होकर उसने ह्यूंग सू को कॉल किया। कुछ बोली नहीं, लेकिन वो समझ गया। उसे पहले ही उसके एक्स की मिस्ड कॉल्स दिख गई थीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मजबूत बनो, पुलिस को कॉल करो, मैं आ रहा हूं। ह्यूंग सू शहर भर दौड़ता हुआ उस बार में पहुंचा जहां उसका एक्स था। वहां एक जबरदस्त फाइट हुई। पुलिस आई। एक्स चिल्लाया, अगर तू गे है तो प्रूव कर। लेकिन इस बार ह्यूंग सू पीछे नहीं हटा। उसने सिर ऊंचा किया और साफ कहा, हां मैं गे हूं, और जय ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उस रात शांत शहर की रोशनी के नीचे ह्यूंग सू ने जय ही को बताया कि सू हो अब किसी और के साथ है। उसने कहा, काश मैं पहले ही इनफ ब्रेव होता, ओपनली लव कर पाता। जय ही ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कसकर गले लगा लिया। उसने भी अपनी हिम्मत वापस पा ली थी। जब ऑफिस में एक सीनियर ने एक नई लड़की को बुली किया तो जय ही ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। बाहर आकर उसने एक सिगरेट जलाई, सब कंपनी रूल्स को इग्नोर करते हुए। पास खड़ा एक आदमी उसे देखता रहा, उसकी ऑनेस्टी और फायर से खिंचता चला गया। धीरे धीरे वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब ह्यूंग सू ने उसे फिर से हंसते हुए देखा तो वही पुरानी जाही दिखी, स्ट्रॉन्ग, फियरलेस, ग्लोइंग। अब कहानी वापस वर्तमान में आ जाती है। जाही की शादी का दिन है आज। ह्यूंग सू ने दिल से डांस किया और कहा, थैंक यू उन सालों में मेरा साथ देने के लिए जब मुझे खुद भी अपनी वर्थ समझ नहीं आती थी। शादी के बाद ह्यूंग सू एक खाली अपार्टमेंट में लौटा।
लेकिन उसकी जिंदगी अब खाली नहीं थी। उसने अपना पहला नॉवेल लिखना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ जाही ने हनीमून से उसे कॉल किया, हमेशा की तरह हंसती मुस्कुराती, और मजाक में बोली, तेरे लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढा है, रेडी हो जा। उसकी हंसी सुनते हुए हैंगसू मुस्कुरा दिया, प्यार से, सुकून से भरा हुआ। तो दोस्तों, हमारी फिल्म यही खत्म होती है। आखिर में बस एक बात कहना चाहती हूँ। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हो, क्या पहनते हो, या आपकी पर्सनैलिटी किसी और की एक्सपेक्टेशंस में फिट होती है या नहीं। असल मायने इसमें है कि आपके अंदर ये करेज हो कि आप उस फालतू शोर को चुप कर सको। वो शोर जो जजमेंट से, प्रेशर से और अजम्पशन से बना है। इस कहानी का मैसेज सीधा और दिल से है। जब आप खुद को सच में एक्सेप्ट करते हैं तो धीरे धीरे दुनिया भी ऐसा ही करने लगती है। आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है ताकि कोई आपको एक्सेप्ट करे। जो आपके लिए लिखा है, चाहे वो प्यार हो, सक्सेस हो या सच्ची दोस्ती, वो आपको मिलेगा सही वक्त पर, अपने आप। तो उम्मीद मत छोड़ो। एक ऐसी जिंदगी पर यकीन रखो जहां प्यार आपको वैसे ही देखे जैसे आप हो, और दोस्ती हमेशा सच्ची और साथ निभाने वाली हो। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगली बार कोई नई कहानी आए तो आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अगर कोई फिल्म है जिसे आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूं, तो नीचे कमेंट्स में उसका नाम और कंट्री ज़रूर लिखिए। शायद आपकी सजेशन हमारी अगली वीडियो बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ।